Very good evening to all of you. I welcome you all to Mahindra's official YouTube channel. Wish you a Merry Christmas. एंड इस क्रिसमस ओकेजन पे हम कुछ एक स्पेशल टॉपिक इंग्लिश का लेकर आए हैं दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। दो आप देखेंगे ये एसएससी के लिए हम लेकर आए हैं बट आप बैंकिंग एस्पेक्ट से देखते हैं, बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। एसएससी का तो रहे एसएससी से तो रहेगा ही रहेगा, whereas बैंकिंग का भी रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है मैम पढ़ तो लेते हैं क्लास में लेकिन समझ नहीं आता कि जो भी कंपोनेंट है उसे किस तरह से किया जाता है। जब एरर्स आते हैं, जब क्लोज टेस्ट आता है, जब फिल इन के ब्लैंक्स आते हैं, वहां पे आके आपकी नीडल अटक जाती है, वहां पे उससे आगे बढ़ती ही नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं। थोड़ा सा टाइम आपके साथ आज के दिन देंगे और उसमें देखेंगे कि बेसिकली आप इंग्लिश ग्रामर जब बात करते हैं उसके कुछ फंडामेंटल्स, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स रहते हैं और वो कौन से कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं जिससे कि आप एग्जाम को क्रैक कर सके आसान से। ठीक है ना? आप कोई भी एग्जाम की ओर जाएंगे, चाहे आप प्री के लिए जाते हैं, चाहे मेंस के लिए जाते हैं, चाहे टायर 1 के लिए जाएं, चाहे टायर 2 के लिए जाएं, क्वेश्चन तो ये अराइज होता ही है। क्वेश्चन तो आपको बहुत डिफरेंट पैटर्न्स के पूछे जाएंगे, जहाँ पे कुछ भी पूछा जाएगा लेकिन हमारी नीडल वहां पे अटकनी नहीं चाहिए, हम स्मूथली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। तो स्टूडेंट्स वो हम सब कैसे कर सकते हैं? वो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, उसकी चाबी सिर्फ एक ही के पास है। वो क्या है? जब आपको समझ आ गए फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, कोई भी चीज आपको स्टॉप नहीं कर सकती है इन चीजों के बारे में जानने के लिए। और इन चीजों से कुछ भी आप इनको किसी भी तरह क्रैक कर सकते हैं और आप आपके पास और कुछ आपको चाहिए ही नहीं होगा कि आपको कॉन्सेप्ट रूल्स तो एक जगह पे रहे ना। हर जगह पे रूल्स, आप जहां जाएंगे, ग्रामर की बात किया, बैंकिंग की बात किया, एसएससी की बात किया, रूल्स तो भाई पढ़ने पड़ेंगे। मैथ्स में भी कुछ फॉर्मूलेज होते हैं तो वो भी आपको जैसे देखना पड़ता है, सेम केस आपको रूल्स तो देखने पड़ेंगे। बट लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया ना तो रूल्स खुद ब खुद आपको समझ आना शुरू हो जाएंगे। तो बिल्कुल बेसिक टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल क्रिसमस क्रिसमस स्पेशल ओकेजन पे, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। देखते हैं कुछ स्लाइड्स की और देखते हैं एक्चुअल में क्या बताना चाहते हैं इन स्लाइड्स में। सब बहुत क्यूरियस हो रहे होंगे जानने के लिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं यहाँ पे आज बात करूंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच की आपके साथ। हमें पता है क्या होता है नाउन, हमें पता है क्या होता है प्रोनाउन, बट हमें ये चीज जाननी जरूरी है कि कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आपने बात किया, किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आपने बात किया, उसकी बात कहाँ तक पहुंची और एक्चुअल में आप क्या बताना चाहते हैं कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच किसके साथ किस वे में कॉरेस्पॉन्ड करता है या मैच करता है। तो ये चीजें जानने के लिए आप कुछ थोड़े से फंडामेंटल्स जान लीजिए। हमें तो इतना पता है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, pronoun is used in place of noun, adjective is the one जो क्वालिफाई करता है, ये सब तो पता चल जाता है। बट लेकिन अभी जानना क्या है कि बेसिकली अगर हम कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं, अगर क्वेश्चन हमें उस रिस्पेक्टिव वर्ड से आता है तो हम कैसे उसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मे सेंटा ब्लेस यू विद ऑल सच कॉन्सेप्ट्स कि आप आज सारे कॉन्सेप्ट्स देखें और आपको एक एक टिकल पे ही आपको सब दिमाग में बैठ जाए कि हाँ जी, जब ऐसा केस होएगा तो आपको बिल्कुल उसके साथ वाले सेंटेंस में ये पॉसिबिलिटी लानी होगी। फिर रूल जो मर्जी बोलता है, आपके रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस सही ही आपका निकल कर आएगा, कभी भी गलत नहीं हो सकता है। ये 110% गारंटी है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पे देखते हैं नाउन के बारे में पहले। अब मैं आपसे पूछूंगी नाउन क्या होता है, तो आप सब बोलेंगे मैम नाउन ये होता है, चाहे वो किसी प्लेस, पर्सन, थिंग, इन शॉर्ट किसी भी एंटिटी का नाम ले लिया उसे आपने नाउन बोल दिया। तो क्यों ना स्टूडेंट्स मैं इसे ऐसा बोल दूं कि नाउन तो बिल्कुल वो होता है, लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज के बारे में जानना जरूरी है, वो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जब आपको समझ आ गया कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है तो आपको नाउन पहचानने में चीजों की मुश्किल नहीं होगी। सबसे पहले नाउन का काम ही क्या होता है, उसका एम एम क्या होता है, उसका
टारगेट क्या होता है कि सेंटेंस का क्या बनना है, या तो सब्जेक्ट बनना है या तो ऑब्जेक्ट बनना है, ठीक है ना। ये चीज समझ आ गया तो आपको आगे कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। जैसे अभी देख लेते हैं नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। द फंक्शन ऑफ नाउन इज टू बिकम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। नाउन या तो सब्जेक्ट हो सकता है या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगर मैंने सब्जेक्ट की बात कर दी तो मतलब मैंने बात कर दिया कि डूअर है, मतलब करता है, हिंदी में बोल दिया। whereas रिसीवर की ऑब्जेक्ट की बात कर दी तो मतलब कर्म है, कोई भी काम आपने जो किया उसे आपने क्या बोल दिया, ऑब्जेक्ट, रिसीवर है। इन बिटवीन डूअर एंड रिसीवर देयर इज अ वर्ब, और इन दोनों के बीच में एक चीज आती है यहाँ पे, इसलिए मैंने स्पेस दे दिया था। वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है वर्ब। और वर्ब क्या हो गया, कोई भी एक्शन वर्ड, जो भी आपने कार्य किया, खेला, सोए, खाना खाया, पढ़ाई की, ये सब किया, ये सब एक एक्शन को डिनोट करता है, जिसे आपने क्या बोल दिया कि वो क्या है, वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, द पियन रैंग द बेल। ये आपको सेंटेंस समझ आ गया होगा कि यहाँ पे मैं क्या बात कर रही हूँ। जो पियन है उन्होंने बेल को क्या किया, रिंग किया, ठीक है ना। अभी आपको पता चल गया कि जो पियन है वो क्या है आपकी, वो डूअर है, वो काम कर रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट है। रैंग क्या हो गया आपका, वर्ब, और बेल क्या हो गया, रिसीवर। रिसीवर मतलब कर्म, और जिसे मैंने क्या बोल दिया, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्लियर हो गया सबको। अब यहाँ पे मैंने इल्यूसिडेट कर दिया क्या, पियन एंड बेल आर नाउन। नाउन कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, और ये बिल्कुल क्लियर है, नाउन आपका सब्जेक्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सेंटेंस टू सेंटेंस। अब स्टूडेंट्स ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये कुछ प्रोनाउन के बारे में है। अब प्रोनाउन नाउन की जगह यूज किया जाता है, बिल्कुल सही है, बट स्टूडेंट्स उससे पहले एक चीज जान लीजिए, जब भी मैंने बात किया प्रोनाउन का, ये दो वर्ड से कॉम्प्राइज्ड है। वो दो वर्ड्स क्या है, प्रो प्लस नाउन। और यहां पे मैं एक वर्ड लिखूंगी, दैट इज एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट, अब ये एंटीसीडेंट क्या होता है, जो पिछले स्टेटमेंट को आपको रेफर करेगा। बेसिकली एंटीसीडेंट के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज एंसेस्टर। एंसेस्टर सबको पता होगा कौन होते हैं, एंसेस्टर हो गए जो पुराने पूर्वज हो गए। अब क्वेश्चन अराइज होता है, मैम कैसे पता कि यहाँ पे एंसेस्टर रोल प्ले क्या करते हैं और कैसा रोल आपका होगा। स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान देंगे कि यहाँ पे एंसेस्टर कुछ नहीं है, बट लेकिन एंसेस्टर कौन होते हैं, पुराने पूर्वज। अब आपको पता है, आपने पापा को, अपने फादर्स को फॉलो किया, आपके फादर ने आपके उनके अपने फादर को फॉलो किया, मतलब आपके ग्रैंडफादर को फॉलो किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह से जनरेशन चलती गई। तो यहाँ पे भी सेम केस बोलता है प्रोनाउन का, कि जब भी प्रो प्लस नाउन, जब आप नाउन की जगह कुछ भी यूज करते हैं, मतलब जैसे आपने कोई गर्ल के बारे में बता दिया, फॉर एग्जाम्पल, फिर आपने यहाँ पे लिख दिया शी, ही, बॉय लिखा तो ही लिख दिया, नॉन लिविंग थिंग लिखा तो इट लिख दिया, तो आपको पता चल गया कि जब आप नाउन की जगह कुछ भी वर्ड यूज करेंगे उसे क्या बोला जाता है, प्रोनाउन। एक बहुत ही इलैबोरेटिव वे में मैंने यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर दिया, दैट इज एंटीसीडेंट। चलिए यहाँ पे देखते हैं, whatever noun does, pronoun also works the same. Pronoun भी same करता है. In order to not let noun come again and again in a sentence, we use pronoun. बार बार उसी इंसान का नाम, उसी जगह का नाम बार बार ना आए, हम उसकी जगह क्या यूज कर देते हैं, that is pronoun. But there is a bit difference where we understand that noun or pronoun does, the other may not do. कुछ डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस है, जहां पे आप क्या समझें कि जो नाउन और प्रोनाउन करते हैं वो कोई और पार्ट ऑफ स्पीच नहीं कर सकते हैं। जी, कितना अच्छा लिखा है। एंड आर्टिकल इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन, ये कुछ नोट्स हैं। आर्टिकल जो है वो हमेशा आपके नाउन के साथ यूज किया जाता है, बट नेवर बिफोर प्रोनाउन। प्रोनाउन के साथ आप कभी भी आर्टिकल को यूज नहीं कर सकते हैं। Noun also works like a verb sometimes, where we get to understand while studying gerund. मैम अब gerund क्या होता है? Gerund students basically जब आप verb के साथ ing form connect करते हैं, जब verb के साथ ing form connect करते हैं, और ये पूरा statement आपका जब act करता है noun की तरह,
कभी मौका मिलेगा टॉपिक लेकर आएंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स पे, जिसमें आप लोग पार्टिसिपल, जेरांट और इन्फिनेटिव को इलैबोरेटिवली पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि जब भी आपके साथ जेरांट की बात किया तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपने जब भी जेरांट की बात किया, नाउन तो आपका वर्ब की तरह एक्ट करता है, बट समटाइम्स कभी कभार क्या देखते हैं हम, जब जेरांट पढ़ते हैं वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे तो वहां पे हमें और क्लियर हो जाता है कि नाउन वैसे कैसे एक्ट करता है वर्ब की तरह। Gerund too works like a noun but not like pronoun. Gerund हमेशा नाउन की तरह वर्क करता है जी, प्रनाउन की तरह नहीं। लेकिन क्योंकि आपको अभी बताया स्टूडेंट्स, प्रनाउन जो होता है वो नाउन की जगह यूज किया जाता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं कर देंगे कि नाउन जो होगा वो तो आपका जेरंड की तरह एक्ट करेगा तो प्रनाउन को भी करना शुरू कर देंगे, तो वो केस गलत हो जाएगा, वो सही नहीं रहेगा। तो इस चीज का ध्यान देंगे जब भी ऐसे केस के बारे में बताते हैं तो प्रनाउन के साथ कभी जेरंड को लिंक नहीं कीजिएगा। The function of pronoun is also to become subject or object in a sentence. Same कि pronoun का function भी एक ही होता है, और वो क्या होता है, या तो वो sentence में subject बनकर आता है या तो वो sentence में object बनकर आता है। Next, for example, he rang it. अब आपको पता है ही क्या है, यहाँ पे जो pronoun यूज किया गया है, यहाँ पे बॉय नाम नहीं लिखा गया, सिर्फ यहाँ पे ही लिख दिया, जो सब्जेक्ट तो है लेकिन pronoun की तरह वर्क करता है। रैंग आपको पता है सबको वर्ब है, इट क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और इट आपका किसी pronoun की तरह यूज किया गया है, जैसे वहां पे लिखा था ही रैंग दी बेल, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, ही रैंग इट, ये बताने के लिए कि ये बेसिकली क्या एक pronoun को रेफर करता है। अब एक कॉन्सेप्ट है जो आप देखेंगे, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप बेसिकली, आपके लिए एक नोट है ये बताने के लिए कि आप किस तरह से केस को प्लूरल और सिंगुलर बता सकते हैं और कौन सा केस कहाँ पे पॉसिबल रहता है। जैसे स्टूडेंट्स, मैंने बात किया नाउन और प्रोनाउन का, दे बोथ हैव अ टेंडेंसी, इनके पास दोनों के पास काबिलियत होती है, कैलिबर होता है टू बिकम सिंगुलर और प्लूरल, या तो सिंगुलर बनने का या तो प्लूरल। आउट ऑफ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिएगा, ओल्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, बट लेटेस्ट के अकॉर्डिंग आपने बहुत बार देखा होगा वन मोर ऐड कर दिया गया है, जिससे कि 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। आप लोगों को पता है, स्टोरी स्टडी आप लोग डिस्कस कर रहे हैं मेरे साथ। नाउन, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection। तो जो आपका 9th पार्ट ऑफ स्पीच अभी लेटेस्ट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ऐड कर दिया गया, दैट इज नथिंग बट आर्टिकल्स। क्लियर? सो देयर आर ओनली 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ पे लिखा है जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसमें से जो 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं विच हैव टेंडेंसी टू बिकम सिंगुलर और प्लूरल, जिनके पास काबिलियत है सिंगुलर या प्लूरल बनने की। कौन से हैं? दे आर नाउन, pronoun एंड वर्ब। वो कौन से हैं? या तो नाउन है, या तो pronoun है, या तो वर्ब है, जो आपका सिंगुलर या प्लूरल दोनों बन सकता है। आई होप इट इज क्लियर। In noun we use s or es to make plural, but in verb s or es is removed to make it plural। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सब्जेक्ट बोलो या नाउन बोलो या pronoun बोल दो जी, इस केस में आप जब भी एस और ईएस लगाते हैं तो यहाँ पे केस आपका प्लूरल बन जाता है, बट जब भी वर्ब का केस आता है वहां पे जब भी एस और ईएस लगाएंगे तो वो केस ऑपोजिट वाइसी वर्सा हो जाएगा, दैट इज वो सिंगुलर बन जाता है। इस चीज का ध्यान देंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, बॉयज लव्स आइसक्रीम, बॉयज प्लूरल है ना, से प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आपने इसको देखकर भी एस लगा दी तो वो लेकिन गलत है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, बॉयज लव, क्योंकि लव बनाएंगे तो प्लूरल वर्ब बनेगा। और यहाँ पे एक और केस के आपको क्लियर हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो ये है कि आपके सेंटेंस में जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, और जब भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है।
अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे जब और टॉपिक्स आपके साथ इलैबोरेटिवली सिंगुलरली टॉपिक्स लेकर आएंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरह से बाइफरकेट कर सकते हैं केसेस। Like in noun too, the plural is not formed with all the types of noun. Types of noun होते हैं ना, आप उनमें देखेंगे plural सबके साथ कनेक्ट नहीं होता. For example, boy, boys. He का दे हो गया, she का दे हो गया, I का आपने we बोल दिया. Gerund can also become subject or object, and infinitives can too become subject or object in a sentence. जेरांड जो होता है वो भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सेंटेंस में बन जाता है। मैंने आपको बताया जेरांड क्या होता है। जब भी आपके सेंटेंस में वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज की तो जाती है बट लेकिन वो नाउन की तरह एक्ट करता है। लेकिन मैंने इन्फिनेटिव की बात की तो इन्फिनेटिव में क्या होता है, जब आप टू के साथ वर्ब का केस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अप्लाई करते हैं, जैसे आपने बोल दिया आई वांट टू रन, आई वांट टू वॉक, आई वांट टू ईट, जब आपने ऐसा कोई केस बता दिया तो वो कौन सा केस हो गया, इन्फिनेटिव का। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है दैट gerund कैन आल्सो बिकम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड infinitives कैन बिकम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। जेरांड आईएनजी के जब केस के साथ मैंने नाउन के बारे में बता दिया। इन्फिनेटिव क्या हो गया, जब टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दिया, क्या डिफाइन करने के लिए, नाउन को डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है जैसे कि ही एंजॉयज स्विमिंग, तो यहाँ पे पता चलता है स्विमिंग किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। Whereas नेक्स्ट में देखेंगे स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे स्विमिंग जो है वो सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है, मोर ओवर जेरांड की तरह एक्ट करता है, क्योंकि नाउन सब्जेक्ट की जगह जो यूज किया गया है, क्यों, क्योंकि नाउन की जगह है, आपको पता चल गया ना, आपको भी बताया गया। तो हमेशा ध्यान देंगे कि ऐसे केसेस आपके कौन से, देखिए वर्ड्स कैसे, इंग्लिश ऐसी ही है भाई, थोड़े से वर्ड्स इधर उधर हो गए सब चेंज हो जाएगा। लास्ट में देखिए ही लाइक्स टू स्विम, अभी पढ़ा टू स्विम आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है बट लेकिन मोर ओवर इसके साथ एक और केस को डिफाइन करता है, दैट इज इन्फिनेटिव। कौन से केस को डिफाइन करता है, दैट इज इन्फिनेटिव। मोर ओवर इतना पता है सबको, ही क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, और लाइक्स क्या है यहाँ पे, वर्ब। लाइक्स क्या है, वर्ब। आई होप यहाँ पे क्लियर होगा सबको, क्योंकि देयर वाज इन स्पेस तो मैंने थोड़ा सा इसको एडजस्ट किया इस तरह से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं भाई, इंग्लिश बहुत ही स्ट्रेंज चीज है। अगर मैं आपको बोलती हूँ ना आई एम टीचिंग, फिर मैं बोलती हूँ आई एम अ टीचर, ये दो सेंटेंसेस में ही बहुत डिफरेंस है। आई एम ए टीचर हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, फर्क क्या है, यहाँ पे आपका टीचिंग जो है वो एक एक्शन की तरह डिनोट कर रहा है, बट ये जो टीचर है नाउन की तरह डिनोट कर रहा है। मोर ऑफ स्टूडेंट्स एक और चीज बताती हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ आर यू टॉकिंग, आर यू टॉकिंग, क्या आप बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया। फिर मैं बोलती हूँ यू आर टॉकिंग, मतलब मैं यहाँ पे आपको एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह यूज कर रही हूँ। देख लीजिए कैसे सेंटेंसेस आपने कुछ नहीं किया, बस उनको थोड़ा सा मिसप्लेस कर दिया, उनको ऊपर नीचे कर दिया, तो सेंटेंस का मीनिंग, उसकी फॉर्मेशन, उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया और ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो सेम के वापस आ जाते हैं, ही लाइक्स टू स्विम की बात किया तो टू स्विम क्या है आपका, इन्फिनेटिव है, या ऑब्जेक्टिव वे में यूज किया गया है, वेरएज ही क्या है, सब्जेक्ट, वेरएज लाइक्स इज, यस क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आ जाएं। नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन। अब स्टूडेंट्स मैंने प्रेपोजिशन की बात किया, ये दो वर्ड से बना है प्रीपोजिशन, क्या, इट इज यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन, और ये दे आर रिलेटिंग वर्ड्स, सेंटेंस को क्या करते हैं, बेसिकली रिलेशन बताते हैं, हेंस इनको क्या बोला जाता है, रिलेटिंग वर्ड्स। कंजंक्शन भी साथ ही इन दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ ही डिस्कस करेंगे। कंजंक्शन की बात किया तो ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है, इसे क्या बोल दिया आपने, कंजंक्शन। क्या, conjunction are joining words, it joins words, phrase, clause और a sentence। ये क्या क्या ज्वाइन करता है, वर्ड्स को भी, ठीक है ना, फ्रेज को भी, क्लॉज भी, सेंटेंस भी। मैम ये सब होता क्या है, स्टूडेंट्स वर्ड का बात कर दिया तो वर्ड हो गया कोई भी शब्द की बात कर दिया, मैंने फ्रेज की बात कर दी तो इडियम एंड फ्रेजेस आपने सुनी है ना,
वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस नहीं देते, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डू नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस नहीं देंगे उन्हें क्या बोला जाएगा, फ्रेज, विच डू नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस। दूसरी ओर मैंने बात किया क्लॉज का। अब जब आप सब्जेक्ट के साथ वर्ब को ऐड करते हैं ये क्या बन जाता है, क्लॉज। बट ये स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल मीनिंगफुल सेंस देता है, इट गिव्स अ मीनिंगफुल सेंस। वेराज मैं बात करती हूं आपके साथ सेंटेंस की, सेंटेंस भी सेम स्ट्रक्चर रहता है, सब्जेक्ट के साथ जब आप ऐड कर देते हैं वर्ब को, और ये भी आपको मीनिंगफुल सेंस देता है, इट ऑल्सो गिव्स यू अ मीनिंगफुल सेंस। यहाँ पे हमें क्लियर हो जाता है, क्लियर, ठीक है ना। अभी आपको डिफरेंस क्या समझना है कि यहाँ पे जब आप फ्रेज की बात करते हैं, एक और चीज का समझ लीजिएगा, जब भी आप फ्रेज की बात करेंगे इसके पास सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए तो सेंस कंप्लीट नहीं देता। इट डज नॉट हैव सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इसलिए तो ये कंप्लीट सेंस नहीं देता। जैसे आपने बोल दिया योर सर्विस, मैन ऑफ वर्ड्स, मैन ऑफ लेटर, इस तरह से बोल दिया, क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, क्या इसके पास सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल भी नहीं। तो इसे हेंस क्या बोला जाता है, दैट इज फ्रेज। नेक्स्ट, ऑल क्लॉजेस आर नॉट सेंटेंसेस, सारे क्लॉजेस सेंटेंसेस नहीं होते, दोनों का मतलब सेम है, बट यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इसलिए मैंने डिफरेंस बताया। बट ऑल सेंटेंसेस आर क्लॉजेस, बट हर एक सेंटेंस क्या होता है, क्लॉज। क्लॉजेस जो है वो सेंटेंसेस नहीं होते, बट जो सेंटेंसेस हैं वो बिल्कुल आपके क्या होते हैं, क्लॉजेस। व्हाई, बिकॉज क्लॉजेस डू नॉट मेक दैट कंप्लीट सेंस, क्लॉजेस इतनी कंप्लीट सेंस भी नहीं बना लेते हैं। क्लॉजेस आर ऑफ टू टाइप्स, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। Dependent clauses does not give a meaningful sense, but independent clause gives a meaningful sense. Dependent clause जो होता है वो meaningful sense नहीं देता, but लेकिन जो independent clause होता है उसकी खुद की पहचान होती है, इसलिए वो पूरी की पूरी sense complete और meaningful देता है। Hence, clauses does not give that meaningful sense. Clear? कंजंक्शन नेवर लीव इट्स पार्टी, कंजंक्शन बहुत ही चालाक होता है, वो अपनी कभी पार्टी, अपना स्ट्रक्चर, अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ता। लाइक इट विल ऑलवेज जॉइन वर्ड विद वर्ड, फ्रेज विद फ्रेज, क्लॉज विद क्लॉज और अ सेंटेंस विद सेंटेंस। इतना चालाक होता है कि वो हमेशा वर्ड को वर्ड के साथ जोड़ता है, फ्रेज को फ्रेज के साथ, क्लॉज को क्लॉज के साथ, एंड हेंस सेंटेंस को सेंटेंस के साथ। So you have examples, my dear. यहाँ पे देखते हैं, आई विल मीट हिम एट हिज हाउस और एट हिज ऑफिस, मैं उसको उसके घर पे या उसके ऑफिस पे उसको मिलूंगी। अभी आपको पता चलता है एट हिज हाउस की बात की तो ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जी, ये क्या है, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और आपको पता है और क्या यूज कर दिया गया, सेंटेंस को कनेक्ट करता है, तो ये क्या है, कंजंक्शन। और एट हिज ऑफिस भी क्या है, एक फ्रेज दिया गया है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। Here we see phrase does not make meaningful sense as it does not have subject, और इसके पास subject या object नहीं है तो ये complete sense आपको नहीं देता है। नेक्स्ट पे आ जाए, एग्जाम्पल्स हैं कुछ, देख लेते हैं। The dog ran after the cat, डॉग किसके बाद आया, कैट के बाद आया। अभी आपको पता चलता है यार आफ्टर क्या है, यहाँ पे प्रेपोजिशन है, कैट क्या है, नाउन है। अब यहाँ पे ये प्रेपोजिशन क्यों है, क्योंकि आफ्टर आपको पता है कंजंक्शन भी होता है। अब यहाँ पे प्रेपोजिशन क्यों है, क्योंकि ये नाउन या प्रोनाउन के साथ जब यूज किया जाएगा तो ऑब्वियसली प्रेपोजिशन होगा। तो ये नाउन है तो ऑब्वियसली ये क्या है, प्रेपोजिशन है। क्लियर है, दैट इज व्हाई आफ्टर प्रेपोजिशन है, व्हाई, बिकॉज़ कैट इज अ नाउन। नेक्स्ट इज ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट, तो यहाँ पे पता चलता है ही आपका सब्जेक्ट है, केम आपका वर्ब है, आफ्टर कंजंक्शन क्यों है, क्योंकि आई तो सब्जेक्ट दिया गया है, लेकिन हार्ड लेफ्ट क्या है, वर्ब है, मोरोवर क्लॉज की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे पता चलता है आफ्टर कंजंक्शन क्यों है, क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट भी है
और वर्ब भी है। और मैंने क्या बताया, कंजंक्शन अपनी पार्टी कभी नहीं छोड़ता है। क्लियर है? और आई मोर ओवर प्रोनाउन की तरह एक्ट करता है और उसके साथ लेकिन वर्ब भी दे दिया है, तो हेंस ये क्या हो गया आपका आफ्टर कंजंक्शन। इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स टिडबिट्स याद करना या ध्यान में देना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। I have not met him since January. Since अब यहाँ पे जनवरी नाउन है तो ये ऑब्वियसली अगर ये नाउन है तो ये क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा। I have not met him since he left. अब यहाँ पे since क्या है, कंजंक्शन, क्योंकि he क्या है, सब्जेक्ट है, left क्या है, वर्ब जो अगेन क्लॉज की तरह वो एक्ट कर रहा है। He died for his country. For क्या है यहाँ पे प्रेपोजिशन और country क्या है, नाउन, hence clear। He could not come ये सब्जेक्ट है, could not come आपका क्या है, वर्ब है। For क्या है, कंजंक्शन है, बिल्कुल सही है। अब आप बोलेंगे मैम प्रेपोजिशन होता है, बाय आगे देख लीजिए जरा। ही सब्जेक्ट है, was इल क्या है, वर्ब। कंजंक्शन अपनी पार्टी अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ता है। और यहाँ पे फॉर एक और चीज पता चलता है, एक रीजन को इंडिकेट करने के लिए बताया गया है, हेंस यहाँ पे हमें क्लियर हो जाता है। क्लियर? क्लियर एवरीवन? इसी तरह अगर क्लॉज को और भी तरीके से समझना हो, मैं एक एग्जांपल से और समझा सकती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे लिखते हैं, he said that he would come. He said that he would come. अभी आपको पता चल गया कि he क्या है, सब्जेक्ट है, said क्या है, वर्ब है, that यहाँ पे कंजंक्शन की तरह करता है, he यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, would क्या है, वर्ब है, come क्या है, आपको पता चल गया ये एक सब्जेक्ट वर्ब पूरा क्लॉज बनाता है। ये आपको बताया गया सब्जेक्ट वर्ब क्या बनाता है पूरा, जब सब्जेक्ट के साथ वर्ब ऐड हो जाए तो हमेशा वो क्लॉज बनता है। क्लॉज आपका हमेशा किस में कनेक्ट किया जाता है, दैट इज कंजंक्शन। यहाँ से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये क्या है, कंजंक्शन। चलिए स्टूडेंट्स, इसको नीचे मैंने जो लिखा है पॉइंट वो देख लेते हैं। Have, see, since, for, after can act as a preposition as well as conjunction. After noun or pronoun, if any verb comes, it becomes a clause. जब भी noun या pronoun के बाद कोई भी verb आता है वो क्या बन जाता है, clause बन जाता है। Preposition is always used with noun or pronoun, not with subject. कभी भी वो preposition subject या verb के साथ नहीं, लेकिन noun या pronoun के साथ यूज किए जाते हैं। आप मुझे बताएं, सेंटेंस में कभी भी क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन या कोई भी एरर्स आ जाए, क्या आपके लिए कुछ मुश्किल है सॉल्व करना? अब आप बोलेंगे मैम वहां पे तो आइडेंटिफिकेशन आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। बट लेकिन स्टूडेंट्स वहां पे ये तो पूछा जाएगा ना कि जो भी फिल इन द ब्लैंक दिया होगा उसके साथ वाला वर्ड जो भी होगा वहां से तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कि यहाँ पे रिस्पेक्टिव पार्ट कौन सा होना चाहिए। आई होप यहाँ पे सबको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, दैट इज वर्ब। वर्ब बिल्कुल आपका एक्शन वर्ड होता है, बिल्कुल पता है, स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताता है। देख लेते हैं किस तरह से इंडिकेट करता है, लेट्स स्टडी। अभी देखते हैं, इट डिनोट्स एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट डूअर एंड द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में जब बात हो गई, एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, दैट इज स्टेट ऑफ बीइंग। एग्जाम्पल लिखा है, ही रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम। ही रीच्ड क्या है, वर्ब है क्योंकि एक्शन बताता है। ही इज गुड एट वर्क, इज क्या है, वर्ब है क्योंकि यहाँ पे क्या बताता है, यहाँ पे एक्शन बताता है, लेकिन यहाँ पे क्या बताता है, स्टेट बताता है उसकी। ही हैज अ ब्यूटिफुल ऑफिस, हैज क्या है, अगेन वर्ब है क्योंकि ये क्या अगेन बताता है, स्टेट बताता है। He goes to school on time, goes क्या है, वर्ब है क्योंकि यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे वो एक्शन बताता है। क्लास हमेशा ध्यान देंगे इस चीज का, बहुत जरूरी है कि आपके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तो होते ही होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लास्ट स्लाइड में भी लिखा था, आई एम अ टीचर। सेकेंड एग्जांपल मैंने लिख दिया, आई एम टीचिंग। ये दो एग्जांपल्स लिखी हैं, ठीक है ना। आपको पता है आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। या आप बता दो स्टेट बताता है, ठीक है। टीचर आपका नाउन की तरह करता है, कॉमन नाउन है, ठीक है। बट स्टूडेंट्स ये बेसिकली आपको कैसे पता चला कि ये स्टेट है? अब देखिए जहां पे एक्शन आपको डिनोट ना होता हुआ दिखाई दे, वहां पे हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना, वो वर्ब मतलब मेन वर्ब की तरह ही एक्ट करता है, वो कोई हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट नहीं करता।
जैसे आपने आई एम टीचिंग की बात कर दी, एम आपका हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे टीचिंग आपका मेन वर्ब है क्योंकि ये एक्शन को डिनोट करता है। दैट इज वाई जिस जगह पे एक्शन का डिनोट ना हो तो वहां पे वारी करने की जरूरत नहीं रहती। अब यहाँ पे आ जाए, इफ एनी सेंटेंस बिकम्स और हैज अ पास्ट टेंस, कोई भी सेंटेंस या तो वो बन जाता है या तो उसके पास क्या होता है, पास्ट टेंस, तो वो क्या हो गया, इट इज अ वर्ब। वो क्या हो जाता है, वो वर्ब हो जाता है। पास्ट टेंस नेवर, पास्ट टेंस नेवर बी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। पास्ट टेंस जो होते हैं यहाँ पे मिस प्रिंट है, कैन नेवर बी ऑफ नाउन और प्रोनाउन कर दीजिए। पास्ट टेंस कभी भी नाउन या प्रोनाउन के नहीं हो सकते हैं। If it is not becoming verb with past tense, we can apply ing to make it a verb. अगर उसके साथ ing नहीं, I mean past tense नहीं बन पा रहा है verb के साथ, तो आप ing की फॉर्म लगा दीजिए, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि वहां पे वो एक्शन जो भी बताया जा रहा है वो verb का ही है। जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की बात किया, कट 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 ही रहता है, तो वर्ब क्या हो गया, दैट इज कट। अब यहाँ पे देख लेते हैं, to make verb we can make it by applying past tense और ing। या तो past tense लगा सकते हैं या तो ing का फॉर्म लगा सकते हैं। He cut the vegetables, यहाँ पे पता चलता है जो cut है वो क्या है, एक्शन बताता है, verb हो गया। There was a deep cut on his body, deep क्या है, adjective है, और ये क्या हो गया, this is noun। क्योंकि आपको इतना पता होना चाहिए जो adjective होता है वो सिर्फ noun pronoun को फिर से क्वालिफाई करेगा। तो यहाँ पे अगर इसको एडजेक्टिव के साथ अब इसको वर्ब बोल दो तो वो तो सेंटेंस गलत हो जाएगा ना। मोर ओवर इसके साथ भी प्रेपोजिशन ऑन दे दिया है, तो कैसे बताएंगे। अब यहाँ पे टेंसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ छोटा सा एग्जांपल लेकर आए हैं आपके लिए। ही गोस प्रेजेंट टेंस, ही वेंट पास्ट टेंस, ही विल गो इज योर फ्यूचर टेंस। सो वर्ब इज डीपली कनेक्टेड विद टेंसेस। कोई इस चीज को चैलेंज नहीं कर सकता, वर्ब पूरा का पूरा किसके साथ डिपेंडेंट है, आपका टेंसेस के साथ। नेक्स्ट पे आ जाए स्टूडेंट्स, दैट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को याद किया, एडजेक्टिव हाजिर है। पहली बात, जब भी किसी नाउन के साथ आप लोग एल वाई फॉर्म कनेक्ट कर देते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। जब भी नाउन के साथ एल वाई फॉर्म कनेक्ट कर दी वो क्या बन गया, एडजेक्टिव। Sometimes adjectives can also work as a verb or verb can act as an adjective। या तो adjective verb की तरह act कर सकता है या तो verb adjective की तरह act कर सकता है। Adjectives are describing words of noun or pronoun। किसकी तरह होते हैं, describing words किसके होते हैं, noun या तो pronoun के। For example, the clever fox defeated the brave lion। अब देखिए clever fox ने क्या किया, brave lion को defeat किया। क्लेवर क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, बिल्कुल एडजेक्टिव है। फॉक्स क्या है, क्योंकि फॉक्स नाउन है इसके साथ वही जाएगा। डिफीटेड क्या है, डिफीटेड वर्ब है, साथ में आर्टिकल द, और यहाँ पे पास्ट टेंस को मेंशन करता है मोर ओवर। ब्रेव क्या है आपका, ब्रेव अगेन एडजेक्टिव है, और लायन क्या है आपका, अगेन नाउन है। यहाँ पे क्लियर हो गया। द ग्रेप्स आर सोर, ग्रेप्स क्या हो गए, नाउन, सोर क्या हो गया, दैट इज एडजेक्टिव। दैट बॉय हेल्प्ड मी, दैट क्या है, एडजेक्टिव है, बॉय क्या है, नाउन है, हेल्प्ड क्या है, वर्ब है, मी क्या हो गया, प्रोनाउन। समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स, ऐसे ही समझे जाएंगे सेंटेंसेस को। जब भी कोई एरर आएगा बस इसी तरह से सॉल्व कर लेना, मैं आपको खुद की श्योरिटी देती हूँ, कभी भी लैक नहीं करेंगे बिहाइंड। माई फ्रेंड वॉज प्रेजेंट, माई आपका एडजेक्टिव है, फ्रेंड आपका क्या है, नाउन है। तो ये बेसिकली अब आपको पता चलता है स्टूडेंट्स, माई जो है ना ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, आपने पढ़ा है ना पोजेसिव प्रोनाउन। हम जरूर इसके बारे में भी जरूर जल्दी ही टॉपिक लेकर आएंगे। पोजेसिव एडजेक्टिव आपका क्या हो गया, माई। अगर यही मुझे पोजेसिव प्रोनाउन बताना होगा तो मैं क्या बोलूंगी, माइन। तो मैं क्या बोल दूंगी, माइन। बेसिकली आपको पता होगा पोजेशन वो होता है जब आप किसी भी चीज में ओनरशिप बताते हैं, मतलब आप ये बताते हैं कि ये आपकी चीज है, इसको कोई भी टच नहीं कर सकता। नाउन के साथ एल वाई फॉर्म कनेक्ट कर दिया तो क्या बन गया, एडजेक्टिव। हेंस इट इज क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाए, अभी एडजेक्टिव पढ़ा, नाउन के साथ एल वाई फॉर्म कनेक्ट किया तो एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव के साथ एल वाई फॉर्म कनेक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो बन जाएगा एडवर्ब। यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह से। It describes a verb, an adjective and another adverb। adverb बहुत चालाक होता है,
ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को करता है और एडवर्ब को भी करता है, खुद को भी करता है, बट और कभी कभार नाउन या प्रोनाउन को भी मॉडिफाई कर देता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स हार्ड, अभी आपको पता है वर्क्स क्या है वर्ब और हार्ड क्या है एडवर्ब। ही वर्क्स वेरी हार्ड, वर्क्स क्या है वर्ब, वेरी क्या है एडवर्ब और हार्ड भी क्या है, दैट इज ऑल्सो एडवर्ब। अब यहाँ पे हार्ड का मतलब यहाँ पे दोनों केसेस में क्या है मेहनत, वही मैं हार्ड के साथ हार्डली बोल दूं तो ये क्या बन गया, स्टूडेंट्स एक चीज का ध्यान देंगे, हार्ड आपका क्या बताता है ये एडवर्ब है, लेकिन अब हार्डली का मतलब क्या हो गया मुश्किल से, यहाँ पे डिफरेंस आ गया ना मीनिंग में। जैसे मैंने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली मतलब बोला तो सुंदर ही हुआ, लेकिन हार्ड का यहाँ पे मतलब क्या हो गया मेहनत, वेरस हार्डली क्या हो गया मुश्किल से, मीनिंग डिफरेंट हो गया ना। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी क्या है यहाँ पे आपका एडवर्ब जो कि आपको अच्छे से पता है, और इंटेलिजेंट क्या है लेकिन एडजेक्टिव, क्योंकि क्वालिटी के बारे में बताता है इसलिए क्या हो गया एडजेक्टिव। An adjective plus ly form is equivalent to adverb. I hope it is clear to everyone. Next, that is interjection. इसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो बेसिकली एक्सक्लामेटरी मार्क पे एंड होते हैं, जो कोई भी सडन फीलिंग्स या इमोशंस के बारे में बताते हैं विद रिस्पेक्ट टू जॉय, सॉरो, सरप्राइज, कुछ भी बताकर, तो वहां पे कौन सा केस रहता है इंटरजेक्शन का, क्योंकि बहुत बार सेंटेंस इस तरह का दिया जाता है लेकिन आप उसको क्या कराते हैं एडजेक्टिव, क्योंकि आप लोगों ने एक पढ़ा होता है टाइप ऑफ एडजेक्टिव दैट इज एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। माय डियर स्टूडेंट्स, वहां पे ये नहीं पूछा जाता है, वहां पे पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाता है, तो वो कौन सा आंसर होगा, दैट इज इंटरजेक्शन। देखते हैं, it is used to express sudden feelings and emotions with respect to joy, sorrow, or surprise. It is followed by exclamatory mark. This is your exclamatory mark. For example, hurrah, joy के लिए use कर दिया, sorrow के लिए use कर दिया, alas, again for sorrow, bravo, applause के लिए, शाबाशी के लिए क्या use किया जाता है, that is applause. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका सेशन आज का एंड होता है। आई होप सबको क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आया होगा शेयर जरूर करिएगा, लाइक आइकन पे प्रेस कीजिएगा, कीप कमेंटिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू टू ऑल एंड अगेन विश यू ऑल अ वेरी वेरी मेरी क्रिसमस। एंजॉय योर डे। थैंक यू।